नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला विषय के इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारा अध्याय चल रहा था हस्तकला, और हस्तकला के अंतर्गत आज हम करेंगे फड़ चित्रण। हस्तकला के अंतर्गत मुख्य और महत्वपूर्ण टॉपिक फड़ चित्रण का अध्ययन करेंगे, जिसका मूल नाम क्या रहता है? पड़ चित्रण रहता है। पड़ जो है वो क्या थी? पड़ एक कला है, और किस रूप में? कपड़े पर चित्रांकन करने की कला है, जिसमें लोग देवी देवताओं के चित्रांकन जो है वो किए जाते हैं, और उनके जीवन में किए गए जो प्रसिद्ध कार्य होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसमें लोग देवी देवता इनके चित्र बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पड़ कहते हैं। और इसी पड़ शब्द का जो है वो वर्तमान में अपभ्रंश होते होते ये किस में आ गया? फड़ चित्रण के अंतर्गत आ गया। तो इसमें आप देखिए भी फड़ या पड़ किसे कहते हैं, तो मूल रूप से इसमें हमारे पास में जो प्रसिद्ध घराना रहता है वो घराना कौन सा रहता है? जोशी घराना रहता है, जो कि कहां का है? शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र का जो है वो प्रसिद्ध रहता है। तो इसमें देखिए आप फड़ चित्रण के अंतर्गत मूलभूत विशेषता क्या रहती है कि कपड़े पर लोक देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ का के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? शाहपुरा क्षेत्र है। शाहपुरा क्षेत्र, और शाहपुरा कहां पर है? तो भीलवाड़ा के अंतर्गत। फड़ चित्रण हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो फड़ चित्रण कार्य हेतु प्रसिद्ध है। इसका चित्रण जो है, फड़ का चित्रण जो है, चित्रण किस पे किया जाता है? कपड़े पर। और कपड़ा कौन सा? रेजी या फिर खादी का कपड़ा। रेजी या खादी के कपड़े के ऊपर फड़ चित्रण किया जाता है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है? फड़ कला की रहती है। इसके अंतर्गत देखें तो चित्रण के लिए जो घराना है वो कौन सा घराना? जोशी घराना जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत देखें, फड़ चित्रण के अंतर्गत मुख्य रूप से रंगों का प्रयोग जो किया जाता है वो कौन कौन से रंग रहते हैं? जो प्रमुख रंग है उसमें आता है लाल रंग के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है वो देवताओं की वेशभूषा जो है, देवताओं की वेशभूषा को लाल रंग के माध्यम से इस फड़ चित्रण में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो नीले रंग के माध्यम से, नीले रंग के माध्यम से क्या दिखाते हैं? देवियों की वेशभूषा को जो है वो यहां पर नीले रंग के माध्यम से दिखाया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सफेद रंग के माध्यम से किसे दिखाया जाता है? तो साधुओं की वेशभूषा को दिखाया जाता है। किसको दिखाते हैं? साधुओं की वेशभूषा को जो है वो सफेद रंग के माध्यम से दिखाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो काला रंग के माध्यम से जो है वो किसे दिखाते हैं? काला रंग के माध्यम से राक्षसों को दिखाया जाता है। किसकी वेशभूषा को प्रदर्शित करता है काला रंग? राक्षसों की वेशभूषा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम देखें तो लाल रंग में क्या थे? देवता, जिन्हें हम वर्तमान भाषा के अंतर्गत कह सकते हैं कि नायक जो होता है उसको दिखाया जाता है। नायक और खलनायक जो होते हैं, तो उसमें देवताओं को नायक माना गया है, और नायक जो है वो किस रंग से दिखाए जाते हैं? लाल रंग से। इसी प्रकार से जो दुश्मन होता है जिसे हम खलनायक कहते हैं, वो खलनायक जो है वो किस रंग में दिखाया जाता है? तो हरा रंग के अंतर्गत।
हरा रंग जो है वो किसके रूप में? खलनायक को प्रदर्शित करता है। तो खलनायक की वेशभूषा को जो है वो हरा रंग के माध्यम से, लाल रंग से देवताओं या नायक की को परिभाषित करता है। नीला रंग जो है वो देवियों की वेशभूषा को, सफेद रंग साधुओं की वेशभूषा को, काला रंग जो है वो राक्षसों की वेशभूषा को, और हरा रंग जो है वो खलनायक की वेशभूषा अर्थात दुश्मनों की वेशभूषा को जो है वो चित्रांकन के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है? फड़ चित्रण की रहती है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास में फड़ चित्रण जो है वो किस घराने का प्रसिद्ध है? जोशी घराना, यानी कि जोशी गोत्र के जो छिंपे हैं, छिंपे इसका चित्रांकन करते हैं। जोशी कुल के जो छिंपे हैं वो इनका चित्रांकन करते हैं, और जो चित्रांकन करते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? चितेरा कहा जाता है। फड़ चित्रण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। तो ये प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि फड़ चित्रण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो फड़ चित्रण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? चितेरा कहा जाता है। और यहां पर हमने शब्द प्रयोग किया है छिंपे। तो छिंपे किसे कहते हैं? देखिए, छिंपे जो हैं वो छपाई का कार्य करते हैं। छपाई का कार्य करने वाले, छपाई कार्य करने वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं? छिंपे कहलाते हैं। इसी प्रकार से इस फड़ चित्रण के अंतर्गत कुछ एक शब्दावलियां और आती हैं, जैसे कि एक शब्द आता है चाका बनाना। चांका बनाना, चांका बनाना। चांका बनाना जो है वो क्या होता है? देखिए, तो ये चांका बनाना जो है वो क्या है? जोशी परिवार की बालिका द्वारा केसरिया रंग से रेखांकन करना। जोशी परिवार की बालिका द्वारा केसरिया रंग से फड़ में चित्रांकन या रंग करना जो है वो कौन सा? केसरिया रंग करना क्या कहलाता है? चाका बनाना कहलाता है। तो चांका बनाना किसे कहते हैं? कि बालिका के द्वारा जो है वो केसरिया रंग, यहां देखिए कौन सा रंग हो जाएगा? केसरिया रंग। और किसके द्वारा? जोशी परिवार की बालिकाओं के द्वारा केसरिया रंग के माध्यम से रेखांकन करना जो है वो क्या कहलाता है? चांका बनाना कहलाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास में इस फड़ चित्रण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? देखिए जरा भी, फड़ चित्रण का जो है वो जनक, आविष्कारक जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसमें एक प्रसिद्ध नाम आता है, और वो नाम किसका आता है? श्रीलाल जोशी का आता है, जिसे शांतिलाल जोशी के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? शांतिलाल जोशी के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहां पर जो जनक है फड़ चित्रण का, जनक किसे कहा जाता है? तो श्रीलाल जोशी को कहा जाता है। जोशी को कहा जाता है। और श्रीलाल जोशी को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया, और किस पुरस्कार के माध्यम से? पद्मश्री से जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और कब किया गया था? तो 2006 के अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया था। और किसके लिए सम्मानित किया गया था? फड़ चित्रण के लिए। और इन्होंने जो है वो ये पुरस्कार किस फड़ चित्रण के लिए प्राप्त किया था? तो ये किया था मेघराज मुकुंद की पुस्तक। और पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम था सेनानी। और इस सेनानी पर जो है इन्होंने क्या किया था? फड़ चित्रण का कार्य किया था। इस सेनानी पर इन्होंने फड़ चित्रण किया था, और जिसके कारण से जो है वो श्रीलाल जोशी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2006 के अंतर्गत पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा भी इनकी प्रसिद्ध
कुछ फड़े रहती है। श्रीलाल जोशी की प्रसिद्ध फड़े जो है वो कौन सी है? प्रसिद्ध फड़ कौन सी रहती है? इसके अलावा देखें तो हमारे पास आ जाती है अमर सिंह, अमर सिंह की फड़। इसी प्रकार से पृथ्वीराज की फड़, पृथ्वीराज की फड़ का चित्रांकन किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने किया शिवाजी की फड़ का चित्रण। प्रसिद्धता के रूप में देखें तो गणगौर का चित्रांकन किया, गणगौर का चित्रांकन जो है वो फड़ के रूप में किया, गणगौर का। इसी प्रकार से देखें तो स्योंगीता हरण, स्योंगीता हरण का, हरण के की जो है इन्होंने फड़ चित्रांकन किया। इसी प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध पर, हल्दी घाटी युद्ध पर जो है इन्होंने चित्रांकन किया। गोगा जी की फड़ के रूप में भी चित्रांकन किया। और पद्मावती, पद्मणी जौहर जो है वो भी इन्होंने इसके अंतर्गत दिखाया, जौहर। तो ये कुछ एक प्रसिद्ध फड़ है श्रीलाल जोशी जी की, अमर सिंह की फड़, पृथ्वीराज की फड़, शिवाजी की फड़, गणगौर की फड़, स्योंगीता हरण की फड़, हल्दी घाटी युद्ध की फड़, गोगा जी की फड़ और पद्मणी जौहर की फड़ जो है वो चित्रांकित किसके द्वारा की गई थी? श्रीलाल जोशी के द्वारा चित्रांकित की गई थी। जिसके कारण से जो है वो श्रीलाल जोशी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं फड़ चित्रण के लिए। तो पुरुषों में सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है? श्रीलाल जोशी का नाम आता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो महिला वर्ग के अंतर्गत, महिलाओं के अंतर्गत प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है? प्रथम महिला जिन्होंने फड़ चित्रण का कार्य किया तो कौन सी है? पार्वती जोशी। राज्य की प्रथम महिला फड़ चित्रांकन या चितेरी किसे कहा जाता है? तो फड़ चितेरी किसे कहते हैं? पार्वती जोशी को कहते हैं। और इसी प्रकार से एक महिला अन्य का नाम आता है तो दूसरी महिला कौन सी है? जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो फड़ को प्रसिद्धि दिलाई, वो महिला कौन सी है? वो महिला है गोतली देवी है, जिन्होंने फड़ चित्रांकन को जो है वो विश्व में प्रसिद्ध बनाया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली महिला कौन सी है? गोतली देवी है। और राज्य के अंतर्गत प्रथम बार जो है फड़ चित्रण करने वाली महिला कौन सी है? पार्वती जोशी है। तो ये विशेषता हमारे पास में जोशी परिवार की रहती है, जो कि हमारे पास में किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से रहता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र से रहता है। तो फड़ चित्रण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में फड़ चित्रण से कुछ एक और बातें निकलती है, जो कि किस रूप में? कि हमारे पास में फड़ का चित्रांकन जो है, फड़ का चित्रांकन कब नहीं किया जाता? तो फड़ का चित्रांकन जो है वो वर्ष के अंतर्गत चतुर्थ मास के अंतर्गत नहीं किया जाता। चतुर्थ मास के अंतर्गत जो है वो फड़ का निर्माण नहीं किया जाता। चतुर्मास में फड़ का चित्रांकन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। वो चतुर्मास कौन सा होता है उसे भी जरा देख लें आप। तो चतुर्मास कौन से हो जाते हैं? वो 4 माह कौन से बनते हैं? तो इसमें लिख लें आप आषाढ़, हिंदी मास के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी
के बीच जो है वो फड़ का चित्रांकन नहीं किया जाता। तो फड़ का चित्रांकन जो है वो चतुर्मास के अंतर्गत नहीं करते, और वो चतुर्मास कौन सा रहता है? वो रहता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच में रहता है। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो फड़ निर्माण से संबंधित और उसके परिवार से संबंधित रहती है। और अब हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध फड़ जो है वो कौन सी है। तो हम सबसे पहले राज्य की सुप्रसिद्ध फड़ का अध्ययन करेंगे, और वो प्रसिद्ध फड़ जो है वो किन की है? वो फड़ है देवनारायण जी की फड़। कौन सी हो जाएगी? देवनारायण जी की फड़। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? देव नारायण जी की फड़। तो देवनारायण जी की फड़ का अध्ययन करेंगे। तो देवनारायण जी की फड़ की लंबाई जो है वो कितनी है? इनकी लंबाई रहती है 24 से 25 हाथ। 24 से 25 हाथ लंबी है। तो पुराने समय के अंतर्गत जो है वो मापक की इकाई क्या होती थी? बिस्वा, अंगुल और हाथ, इस प्रकार से जो है वो मापक की इकाई हुआ करती थी। तो उसके आधार पर देखें तो प्राचीन समय के अंतर्गत जो देवनारायण जी की फड़ का चित्रांकन जो कपड़े पर किया गया था उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 25 हाथ लंबी जो है वो उसकी लंबाई मानी गई है। उसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में देवनारायण जी की फड़ जो है वो क्या है? वो राज्य की सबसे प्राचीन अर्थात पुरानी फड़ है। तो प्राचीन फड़ कौन सी है? प्राचीन फड़, या इसे हम क्या कहते हैं? पुरानी फड़। तो राज्य की सबसे प्राचीन या पुरानी फड़ जो है वो किन की है? देवनारायण जी की फड़ है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य की सर्वाधिक लंबी फड़ किन की रहती है? तो सबसे लंबी फड़ भी किन की है? देवनारायण जी की रहती है। तो राज्य की सबसे प्राचीन फड़ भी किन की है? देवनारायण जी की। और सबसे लंबी फड़ भी किन की है? तो देवनारायण जी की फड़ रहती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ जो है वो भी कौन सी है? वो फड़ भी देवनारायण जी की फड़ रहती है। कि राज्य की सबसे प्राचीन फड़ भी कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। राज्य की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ रहती है। और चित्रांकन भी किस फड़ के अंतर्गत सर्वाधिक रहता है? तो देवनारायण जी की फड़ में रहता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास में पढ़ने में यानी वाचन करने के अंतर्गत जो है पढ़ने में सर्वाधिक लंबी, या यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक समय लगता है। पढ़ने में सर्वाधिक समय लगता है। तो किस फड़ के वाचन में जो है वो सर्वाधिक समय लगता है? तो किस फड़ के वाचन में सर्वाधिक समय लगता है? तो देवनारायण जी की फड़ में सर्वाधिक समय लगता है। और एकमात्र राज्य की ऐसी फड़ है जिस पर भारतीय डाक विभाग ने जो है वो डाक टिकट जारी किया है। तो 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो इस फड़ के ऊपर जारी किया गया है। डाक टिकट कितने रुपए का? तो 5 रुपए का जो है वो डाक टिकट जारी किया गया। और कब जारी किया गया? तो 2 सितंबर 1992 को 2 सितंबर 1992 को जो है वो राज्य के अंतर्गत एकमात्र फड़ है देवनारायण जी की फड़, जिस पर भारतीय डाक विभाग ने जो है वो डाक टिकट जारी किया था। यहां देखा जाए तो मुख्यतः प्रश्न उठता है कि डाक टिकट का निर्माण कौन करता है? तो डाक टिकट का निर्माण कौन करता है? तो मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो भारतीय डाक विभाग से विचार विमर्श करके किसी
व्यक्ति विशेष का जो है वो या अन्य किसी विभूतियों का जो चित्रांकन है वो डाक टिकट के माध्यम से करता है। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। तो इसमें फड़ चित्रण के अंतर्गत एकमात्र है देवनारायण जी की फड़, जिनका चित्रांकन जो है वो डाक टिकट के माध्यम से किया गया है। और यही कारण है कि इनकी डाक टिकट यानी कागज पर इसका चित्रांकन होने के बाद राज्य की सबसे छोटी फड़ भी कौन सी हो जाती है? देवनारायण जी की फड़। तो यहां आप नोट कर लें, राज्य की सबसे छोटी फड़ भी कौन सी हो जाती है? तो देवनारायण जी की फड़ हो जाती है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं हमारे पास में जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहती है और ये सभी जो है वो प्रश्नों के रूप में पूछी जा चुकी है। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? तो सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़, यानी प्राचीन या पुरानी फड़ किनकी रहती है? देवनारायण जी की फड़ रहती है। राज्य की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है। राज्य की किस फड़ के वाचन में सर्वाधिक समय लगता है? तो राज्य की किस फड़ में सर्वाधिक समय लगता है वाचन कार्य के अंतर्गत? तो देवनारायण जी की फड़ में लगता है। और इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे छोटी फड़ है, तो राज्य की सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। और इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, तो उस रूप में ये क्या हो गई? सबसे छोटी फड़ हो गई। तो उस आधार पर राज्य की सबसे छोटी फड़ भी कौन सी हो जाती है? देवनारायण जी की फड़ हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस फड़ की अन्य मूलभूत विशेषता भी है कि इस फड़ के अंतर्गत जो है वो जर्मनी के संग्रहालय में जो है वो इस फड़ को रखा गया है। और इसका ज्ञात प्रमाण किससे प्राप्त होता है? इसका प्रमाण होता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। तो जर्मनी के संग्रहालय में जो है वो देवनारायण जी के फड़ को रखा गया है। तो वो फड़ का चित्रांकन जो है वो यहां पर भी देखने को मिलता है। और इसके ज्ञात प्रमाण जो है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका पत्रिका में इसका मुख्यतः उल्लेख मिलता है। तो इस कारण से भी देवनारायण जी की फड़ जो है वो हमारे लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अब देखा जाए तो देवनारायण जी की फड़ के अंतर्गत जो इसका वाचन जो है, वाचन कौन करता है? इसका वाचन केवल पुरुषों के द्वारा होता है, केवल पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के अंतर्गत जो भोपे होते हैं, वो इसका वाचन करते हैं। तो इसका वाचन कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं। और वाचन के अनुसार देखा जाए तो किस जाति के पुरुष जो है इसका वाचन करते हैं? तो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं वो इस फड़ का वाचन करते हैं। तो ये मूलभूत विशेषता है। और इस फड़ के अंतर्गत यंत्र कौन सा प्रयुक्त में लिया जाता है? किस यंत्र के द्वारा? तो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से जो है वो भोपों के द्वारा, और कौन से भोपे? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जो है वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और मुख्यतः कितने? 2 से 3 भोपे जो हैं वो इस फड़ का वाचन करते हैं। और मूलभूत रूप से देखा जाए तो 2 भोपों के द्वारा जो है वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। राज्य की एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन केवल और केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। अन्य फड़ों के अंतर्गत क्या होते हैं? भोपा और भोपी यानी कि पुरुष और स्त्री जो है वो दोनों मिलकर के किसी फड़ का वाचन करते हैं। लेकिन यहां पर देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है वो मात्र और मात्र गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जो है वो किया जाता है। और किन भोपों के द्वारा?
पुरुष भोपों के द्वारा, यानी कि मातृ और मातर पुरुष ही जो है वो इस फड़ का वाचन जो है वो मूल रूप से करते हैं। तो ये विशेषता मूलतः रहती है। इस फड़ के अंतर्गत देखा जाए तो देवनारायण जी के घोड़े को, तो जो देवनारायण जी का घोड़ा जो था, क्या नाम था उसका? लीलागर। लीलागर। और लीलागर को जो है वो मुख्यतः किस कलर के माध्यम से दिखाया गया है? तो हरे रंग के माध्यम से, हरे रंग के माध्यम से जो है वो इस फड़ चित्रण के अंतर्गत देवनारायण जी के घोड़े को दिखाया गया है। जो कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे पास में फड़ चित्रण जो है वो किस पे किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है, और अलग अलग रंगों के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या किसी देवी देवता के चित्रांकन जो है उसके पूरे जीवन के वृतांत को उसमें दिखाया जाता है। तो उसके आधार पर जो है उनके घोड़े का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, और घोड़े को इसके अंतर्गत किस रंग से दिखाया गया है? तो हरे रंग से दिखाया गया है। तो इस प्रकार से देवनारायण जी की एक एक बात जो है इस फड़ की, वो सभी हमारे लिए क्या रहती है? अति महत्वपूर्ण रह जाती है। तो इन बातों को जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि देवनारायण जी की फड़ की क्या विशेषता रहती है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है वो कौन करता है? पुरुषों के द्वारा। और किस जाति के पुरुष होते हैं? गुर्जर समाज के भोपे जो हैं वो इस का वाचन करते हैं। और वाचन के अंतर्गत ये जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है? जंतर का प्रयोग किया जाता है। और यहां देखें तो 24 से 25 हाथ लंबी जो है वो ये फड़ होती है। और इस फड़ के अंतर्गत जो है वो इनके घोड़े को जो है वो किस रंग से दिखाया गया है? तो हरे रंग से दिखाया गया है। राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है, राज्य की सबसे लंबी फड़ है, राज्य की ऐसी फड़ जिसमें सर्वाधिक वाचन में समय लगता है और सर्वाधिक चित्रांकन है, और सबसे छोटी फड़ है क्योंकि इस पर 5 रुपए की टिकट जारी की गई है। तो चित्र के रूप में जो है वो टिकट के रूप में ये छोटी हो जाती है, जिसके कारण से सबसे छोटी फड़ के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और इस फड़ को जो है वो जर्मनी के संग्रहालय के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। तो ये मूलभूत विशेषता जो है वो किन की रहती है? देवनारायण जी की फड़ की रहती है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहेगी? देवनारायण जी की रहेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट फड़ के रूप में जो है वो हम अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट फड़ जो है वो किन की रहेगी? पाबू जी की फड़ रहेगी। पाबू जी की फड़ जो है वो भी हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ या लोकप्रिय फड़ जो है वो कौन सी रहती है? वो है पाबू जी की फड़। जैसा कि हमने पूर्व में किया, राज्य की सबसे प्राचीन फड़ तो कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है वो कौन सी रहती है? पाबू जी की फड़ रहती है। पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़। तो अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे किसका? पाबू जी की फड़ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए मूलभूत बातें जो अति महत्वपूर्ण के रूप में हैं वो देखें। सबसे पहले भी पाबू जी की फड़ की विशेषताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़, प्रसिद्ध कह दें या लोकप्रिय कह दें, लोकप्रिय फड़। तो राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध या लोकप्रिय फड़ जो है वो किन की है? पाबू जी की फड़ रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य की सबसे चौड़ी फड़ पूछ ले आपसे, चौड़ी फड़ किन की है? तो पाबू जी की फड़ जो है वो राज्य की सबसे चौड़ी फड़ रहती है। इसी प्रकार से अन्य विशेषता में देखें तो राज्य की कपड़े पर, क्योंकि सभी फड़ों का चित्रांकन किस पे हो रहा है? कपड़े पर। तो हमने इससे पहले किया उसका चित्रांकन कपड़े पर भी था और डाक टिकट के रूप में भी था, और डाक टिकट में वो क्या हो गई थी? छोटी फड़। लेकिन आपसे पूछे कि राज्य की कपड़े पर निर्मित सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ पूछे, सबसे छोटी फड़ किन की है? तो पाबू जी की फड़ रहती है। तो कपड़े पर निर्मित राज्य की सबसे छोटी फड़ कौन सी है? तो वो पाबू जी की फड़ रहती है। और पाबू जी की फड़ का वाचन जो है वो किसके लिए किया जाता है? ऊंटों की रक्षा के लिए। जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है
बीमार हो जाता है तो उसकी रक्षा के लिए जो है वो उपचार के रूप में पाबूजी की फड़ का मुख्यतः वाचन किया जाता है। तो ये विशेषता किसकी रहती है? पाबूजी के फड़ की रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में पाबूजी की घोड़ी को जो है, घोड़ी, और घोड़ी कौन सी थी पाबूजी की? केसर कालवी। कौन सी थी? केसर कालवी, कालवी। और इस केसर कालवी को जो है वो इस फड़ के माध्यम से किस रंग से दिखाया गया है? तो काले रंग से, काले रंग से दिखाया गया है। काले रंग से जो है वो इसका चित्रांकन किया गया है। तो ये मूलतः विशेषता रहती है कि पाबूजी की फड़ के अंतर्गत उनकी घोड़ी को किस रूप में दिखाया गया है? तो काले रंग के रूप में दिखाया गया है। और यहां पर अगर देखा जाए तो पाबूजी का की फड़ का वाचन जो है, वाचन, वाचन कौन करते हैं? इनकी फड़ का वाचन जो है वो नायक जाति के भोपा भोपी या कह दे आयडी जाति, आयड या आयडी जाति के भोपा भोपी या थोरी जाति के, थोरी जाति के भोपा भोपी जो है, भोपा और भोपी संयुक्त रूप से जो है वो इसका वाचन करते हैं। तो पाबूजी की फड़ का वाचन मुख्यतः नायक जाति के या फिर आयड जाति के या फिर थोरी जाति के भोपा भोपी जो है वो इसका वाचन करते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो वाचन के अंतर्गत जो वाद्य यंत्र रहता है, वाद्य यंत्र, तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहां वाद्य यंत्र रहता है रावण हत्था। तो रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। तो ये मूलभूत विशेषता जो है वो किस फड़ की रहती है? पाबूजी की फड़ की मूलभूत विशेषताएं रहती है। तो यहां पर सभी विशेषताएं जो है वो पाबूजी की बहुमूल्य है। तो राज्य के अंतर्गत दो फड़, देवनारायण जी की और पाबूजी की फड़ के प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये दोनों फड़ जो है वो अति महत्वपूर्ण है। दोनों की दोनों आपको प्रत्येक लाइन के रूप में याद रखनी है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है? पाबूजी की फड़ की। तो पाबूजी की फड़ की मूलभूत विशेषता थी कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, प्रसिद्ध फड़ है। तो राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय या प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। फिर पूछा जाए कि राज्य की सबसे चौड़ी फड़ कौन सी है? यहां पर तो कौन सा शब्द है? लोकप्रिय या प्रसिद्ध फड़ आई है, और यह आ जाए आपसे चौड़ी फड़ कौन सी है? तो चौड़ी फड़ कौन सी रहेगी? पाबूजी की फड़। और इसी प्रकार से कपड़े पर निर्मित सबसे छोटी फड़ पूछ ले, सबसे छोटी फड़ पूछ ले तो किन की रहती है? पाबूजी की फड़ रहती है। और ऊंटों की बीमारी के लिए किस फड़ का वाचन जो है वो भोपा भोपी के द्वारा किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो बीमार ऊंटों के उपचार हेतु किया जाता है। और इसी प्रकार से इनकी घोड़ी को जो है वो किस रूप में दिखाया गया है? काले रंग से प्रदर्शित किया गया है फड़ चित्रांकन के अंतर्गत। और वाचन जो है वो कौन करता है? नायक जाति के लोग, आयड जाति के लोग या थोरी जाति के लोग जो है वो इसका वाचन करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के माध्यम से? रावण हत्था के माध्यम से जो है वो इसका वाचन करते हैं। तो ये सभी मूलभूत विशेषताएं जो है वो किस फड़ की रहती है? पाबूजी की फड़ की मूलभूत विशेषता रहती है। तो इसी क्रम के अंतर्गत नेक्स्ट फड़ का वाचन करेंगे। और नेक्स्ट फड़ कौन सी रह जाती है? नेक्स्ट फड़ है रामदेव जी की फड़, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण फड़ के रूप में है। और विशेषता के रूप में देखें तो 2 या 3 बातें ही जो है वो आपके पास में किसकी रहती है? रामदेव जी की फड़ की रहती है। तो नेक्स्ट फड़ जो है वो कौन सी रहेगी? रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। तो नेक्स्ट फड़ के रूप में हम करेंगे रामदेव जी की फड़ का अध्ययन। इस फड़ का चित्रांकन जो है, चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो चौथमल के द्वारा, चौथमल चितेरे के द्वारा किया गया, चितेरा। तो चौथमल चितेरा ने जो है वो इसका चित्रांकन किया था। चितेरा याद है ना? कौन थे? यानी कि फड़ का चित्रांकन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? चितेरा कहा जाता है। इसलिए यहां पर क्या शब्द लगा है? चौथमल चितेरा। तो इन्होंने जो है वो इस फड़ का चित्रांकन किया था। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो इसका वाचन जो है
वो कौन करते हैं? वाचन जो है वो कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के भोपा भोपी या फिर मेघवाल जाति, मेघवाल जाति के भोपा भोपी जो है, भोपा भोपी जो है वो इसका वाचन करते हैं। और वाचन के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन सा रहता है? रावण हत्था रहता है, रावण हत्था। तो पहले किसमें प्रयुक्त हुआ था रावण हत्था? पाबूजी की फड़ में। और अब किसमें प्रयुक्त हो रहा है यही रावण हत्था? ये रावण हत्था जो है वो रामदेव जी की फड़ में भी प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ रामदेव जी की फड़ में 3 मूलभूत विशेषताएं हैं कि इसका चित्रांकन किसके द्वारा? चौथमल चितेरा के द्वारा किया गया। इसका वाचन जो है वो कामड़ या मेघवाल जाति के भोपा भोपियों के द्वारा किया जाता है। और ये वाद्य यंत्र के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। ये सभी विशेषता किसकी है? रामदेव जी की फड़ की रहती है। और नेक्स्ट फड़ के रूप में हम करेंगे रामदला कृष्णदला की फड़। कौन सी रहेगी? रामदला व कृष्णदला की फड़। तो इसमें देखिए आप रामदला व कृष्णदला, रामदला व कृष्णदला, कृष्णदला की फड़, की फड़। तो रामदला व कृष्णदला की फड़ जो है वो रहती है। और इसकी मूलभूत विशेषता क्या है? इस फड़ का जो चित्रांकन है, चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? धूल जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? धूल जी के द्वारा जो है वो इसका चित्रांकन किया गया था। और इस फड़ के अंतर्गत जो है वो संपूर्ण जगत का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। और इसके साथ साथ कृष्ण और राम की जो जीवन गाथाओं को जो है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और मूल रूप से क्या होता है? संपूर्ण जगत जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों उपभाग रहते हैं, उनकी जीवन गाथा का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? रामदला और कृष्णदला की फड़ के अंतर्गत किया जाता है। इस फड़ का वाचन जो है, वाचन कौन करते हैं? इस फड़ का वाचन करते हैं भाट जाति के भोपा भोपी, भाट जाति के भोपा भोपी जो है वो इसका वाचन करते हैं। और मूल रूप से देखा जाए तो इसका वाचन कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। अन्य सभी फड़ जो थी उन सभी का वाचन कब किया जाता है? रात्रि के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन रामदला और कृष्णदला फड़ का वाचन जो है वो कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। और किसके द्वारा? भाट जाति के द्वारा, जिन्हें हम साधारण भाषा में कहते हैं भई भाट। तो भई भाटों के द्वारा जो है जिस का वर्णन किया जाता है वो कौन से है? रामदला और कृष्णदला की फड़ रहती है। और ये फड़ जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्धि कहां पर लिए हुए है? ये प्रसिद्ध है ये हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है? रामदला और कृष्णदला फड़ की रहती है कि इसका चित्रांकन किसने किया? धूल जी ने। संपूर्ण जगत का लेखा जोखा, सजीव और निर्जीव सभी का जो लेखा जोखा है वो इसके अंतर्गत रहता है। और इसका वाचन जो है वो कौन करता है? भोपा भोपी। लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा प्रश्न देखें तो वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग जो है वो इसमें नहीं किया जाता है। बगैर वाद्य यंत्र के जो है वो व्याख्यान जो है वो भाट जाति के भोपा भोपी जो है वो करते हैं। और कब करते हैं? दिन में। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस चित्रांकन की। हमारे पास में जो रामदला और कृष्णदला की फड़ है उसकी मूलभूत विशेषता क्या है कि इसका वाचन हमेशा क्या किया जाता है? दिन में। अन्य सभी का क्या होता है? रात्रि में वाचन होता है। तो इसलिए ये फड़ जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो फड़ है वो हम किसकी करेंगे? जो कि हमारे पास में
प्रसिद्ध फड़ों के रूप में भी जानी जाती है, और वो कौन सी है? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ जो है वो अपनी नाम विशेषता के कारण और एक काम की वजह से भी फेमस मानी जाती है। तो नेक्स्ट फड़ कौन सी रहेगी? भैंसासुर की, भैंसासुर की फड़, सुर की फड़। नेक्स्ट फड़ जो है वो कौन सी है? भैंसासुर की फड़। इसके अन्य नाम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य नाम क्या रहते हैं? इसे कहते हैं माताजी की फड़, माताजी की फड़ के रूप में पुकारते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? महिषासुर, महिषासुर की फड़ भी कहते हैं, महिषासुर की फड़ के रूप में भी पुकारते हैं। तो भैंसासुर की फड़ कह दो, या माताजी की फड़ कह दो, या फिर महिषासुर की फड़ कह दो, ये सभी किसके नाम हैं? एक ही फड़ के नाम है, और वो कौन सी है? भैंसासुर की फड़। इस फड़ का जो वाचन है, वाचन जो है उसके द्वारा किया जाता है। इसका वाचन जो है वो मौन वाचन होता है, मौन वाचन अर्थात सुगुन के रूप में, सगुन के रूप में होता है, और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। और इसका वाचन जो है वो कौन करते हैं? तो इसका वाचन करते हैं बावरी जाति के लोग, बावरी जाति के लोग। कब करते हैं? तो चोरी करने से पूर्व, चोरी करने से पहले, जिसे क्या कहते हैं? ये पूजा करते हैं या कहते हैं विदर्शन करते हैं। तो यानी कि बावरी जाति के लोग जो है वो प्राचीन समय के अंतर्गत चोरी करने से पहले जो है वो इसकी पूजा अर्चना जो है वो क्या करते थे? मौन वाचन, अपने मन में ही जो है वो ध्यान करते हुए सगुन के रूप में जो है वो इसका वाचन करते थे, और जिसके कारण से इसे क्या कहते हैं? भैंसासुर की फड़ के रूप में पुकारा जाता है। तो इसका मतलब ये जोर जोर से जैसे अन्य फड़ों का वाचन होता है वैसे नहीं होता, और दूसरा इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं होता है। तो ये विशेषता किसकी रहती है? भैंसासुर फड़ की रहती है। तो ये आपके पास में कौन सी थी? फड़ थी। अब इसके बाद में देखा जाए तो नाम विशेष फड़ के रूप में अन्य फड़ कौन सी आ जाती है? गोगा जी की फड़ आ जाती है। कोई लंबी चौड़ी विशेषता इसकी भी नहीं है। नेक्स्ट आएगी आपकी कौन सी? गोगा जी की फड़, गोगा जी की फड़। तो गोगा जी की फड़ का वाचन जो है, वाचन कौन करते हैं? कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान जो है वो इसका वाचन करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो गोगा जी को मानने वाले भक्त जो होते हैं वो इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। भक्तों के द्वारा जो है वो वाचन किया जाता है। और वाचन के लिए वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र। और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और कायम खानी मुसलमान या इनके भक्तों के द्वारा जो है वो इस फड़ का वाचन किया जाता है। तो ये विशेषता किसकी रहती है? गोगा जी की फड़ की रहती है। इसके बाद में आते हैं आपके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़। तो अमिताभ बच्चन की फड़ को जो है वो किसके द्वारा चित्रांकित किया गया और गाया गया? तो पतासी देवी व रामलाल के द्वारा। किसके द्वारा? रामलाल के द्वारा, रामलाल के द्वारा जो है वो इसका चित्रांकन और इसका गायन किया गया। और सर्वप्रथम कहां पर किया गया? तो अमेरिका के अंतर्गत,
अमेरिका के अंतर्गत जो है वो इसका वाचन किया गया था। तो ये कहा जाता है, तो हमारे पास में अमिताभ बच्चन की भी फड़ रहती है जो बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, तो उनकी फड़ का वाचन किया गया है और इनको जो है इस फड़ के अंतर्गत बाबूजी के समानार्थक दिखाया गया है, तो वो विशेषता हमारे पास में इसकी रहती है। और हाल ही के अंतर्गत आपकी एक नवीनतम फड़ भी जो है वो इजाद हो चुकी है, उसका भी चित्रांकन जो है वो किया जा चुका है, जो कि वर्तमान बीमारी कोविड-19 कोरोना के ऊपर जो है वो फड़ का मूल्यांकन किया गया है। तो नेक्स्ट फड़ कौन सी आ जाती है? कोरोना की फड़, कोरोना की फड़ जो कोविड-19 के ऊपर जो है वो निर्मित की गई है। और कोरोना की फड़ का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? कल्याण जोशी के द्वारा किया गया है, कल्याण जोशी के द्वारा। तो कोविड-19 को भी जो है वो फड़ के रूप में चित्रांकित किया गया है हाल ही में, और वो किसके द्वारा? कल्याण जोशी के द्वारा किया गया है। तो ये हमारे पास में राज्य की महत्वपूर्ण फड़ है, जिनको चित्रांकन के माध्यम से जो है उनके पूरे जीवन वृत्तांत को जो है वो प्रदर्शित किया गया है। तो ये टॉपिक हमारे लिए जो है वो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, जिससे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इनको बढ़िया नोट्स के रूप में आप तैयार करें और इसको लिख करके आप रखें और बार बार जो है इसको पढ़ें, और इस टॉपिक के प्रश्न जो हैं वो सभी प्रश्न इजी और महत्वपूर्ण हैं और आपको जो है वो कंपटीशन एग्जाम में अन्य से आगे ले जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और पढ़ करके इसको जो है वो तैयार करें, और अगली कक्षा के अंतर्गत फिर नए एक टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।